Good morning, student. उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूंगी वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उन सभी को आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, स्टूडेंट, और आई एम यूजीसी क्वालिफाइड and my specialization is in econometrics. And student, this is my mobile number 7891851566. You can message me on this number. और स्टूडेंट, मेरे द्वारा यूजीसी नेट की क्लासेस ली जा रही हैं। यूजीसी नेट के नेक्स्ट बैच की क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं और आरपीएससी ग्रेड 1 की क्लासेस भी स्टार्ट की जा चुकी हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल पढ़ना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करें। उत्तराखंड स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे 2021 मेन पॉइंट्स। सबसे पहले देखो, बजट के कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूं कि बजट में पैसा कहां से आता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स आप देख रहे हो, ये रेड वाला जो हिस्सा है 35.83, मतलब केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 35.83%। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से है, तो दैट इज केंद्र सरकार से जो ग्रांट आता है वो। और सबसे कम अगर आप देखोगे 0.4% लोक लेखा शुद्ध, ठीक है। तो नंबर 1 पर है पैसा कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। रुपया कहां जाता है, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा व्यय किस चीज पर किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस पाई चार्ट में 29.58% ये जाता है वेतन, भत्ता, मजदूरी आदि व्यय पर। मतलब उत्तराखंड सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है वेतन पर, मजदूरी पर, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर इसमें अगर आप देख लो तो 29.5 से कम पर आ जा रहे हैं 15.79% अन्य व्यय, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, पैसा सबसे ज्यादा आता है केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में और सबसे ज्यादा जाता है वेतन, भत्ता, मजदूरी, अधिष्ठान व्यय के रूप में। अब हम आ जाते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्टूडेंट दो भाग होते हैं, हमें पता है। एक हमें जिसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड और एक होता है शेयर ऑफ टैक्सेशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब किस क्षेत्र का कितना योगदान है, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखेंगे उत्तराखंड सरकार में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्रचलित कीमत पर दो कीमत होती है, एक प्रचलित कीमत होती है और एक संशोधित। तो प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें 253,666 करोड़ अनुमानित किया गया है जीएसडीपी। और 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2,36,768 करोड़। तो ये एक आंकड़ा आपको याद रखना है। अब इसमें मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, मतलब सरकार, उत्तराखंड सरकार की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र का ज्यादा योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान यहाँ पर आप देख सकते हो 36.76% है। उसके बाद आ जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड नंबर में अगर आप देखो तो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 15.75%। और तीसरे स्थान पर आ जाता है निर्माण। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार में सबसे ज्यादा राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है, किसका योगदान है। तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है 36.76%। और उससे कम पर हम आ जाए तो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ठीक है, ये टोटल मिला करके 15.75% कंट्रीब्यूट करते हैं। और थर्ड पोजीशन पर आ जाता है निर्माण क्षेत्र, जो कितना कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट 8.43%, राइट। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन राज्य की अर्थव्यवस्था में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से या सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का 36.76%। अब देखो घरेलू उत्पाद को मैंने यहाँ पर प्रचलित भावों पर
सकल राज्य घरेलू उत्पाद आप देख रहे हो लगातार बढ़ता रहा है। एक सवाल तो ये आता है कि उत्तराखंड सरकार की जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है या घटने की? तो देखो प्रवृत्ति बढ़ने की दिख रही है, लगातार बढ़ता रहा है। कौन से आंकड़े को आपको याद रखना है? तो 2018-19 का जो संशोधित अनुमान होता है उसको हमें याद रखना होता है। तो यहाँ पर देखो 2,36,768, ठीक है, 2,36,768 करोड़ प्रचलित कीमत पर राज्य सरकार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है। ये एक आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। भावी अनुमान जो लगाया गया है, भावी अनुमान लगाया गया है कि ये और बढ़ेगा, है ना, मतलब 3 लाख से इसको और बढ़ाने का अनुमान रखा गया है। अब हम आ जाए स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत कौन सी होती है स्टूडेंट? जिसमें हम इन्फ्लेशन को संशोधित कर देते हैं, है ना। तो इसमें स्थिर कीमत पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? 1,91,000 से अभी अनुमानित किया गया है 1,99,000, लेकिन संशोधित अनुमान जो है 1,91,484 करोड़, और ये भी पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। तो ये दो आंकड़ों को आपको याद रखना है। तीसरा है आर्थिक विकास की दर। अब देखो इन दो ये जो चार्ट लगाया गया है इसमें इंडिया के साथ कंपेयर किया गया है, राइट। ये जो लाल रंग से आप देख रहे हो जिसमें बिल्कुल गिरता हुआ ट्रेंड आ रहा है, इंडिया का है, और उसके साथ में जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो वो उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड में 2017-18 में ग्रोथ रेट 7.95% था, जो कि घट कर करके 18-19 में 5.7% रहा। तो आपसे ये आंकड़ा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में आर्थिक विकास की दर क्या रही। 2018-19 का आंकड़ा भी याद रखिएगा। 2018-19 में 5.7% देखी गई, और उसके बाद आपको भावी अनुमान अगर बताना है तो भावी अनुमान मतलब अगले साल के लिए अनुमान रखा गया है कि ये 4.3% रहेगी, मतलब घटने का अनुमान रखा गया है। तो ये दो आंकड़े आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। अब हम आ जाए प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ। प्रति व्यक्ति आय, अब देखो यहाँ पर भारत और उत्तराखंड दोनों को तुलना किया गया है। तो इंडिया की प्रति व्यक्ति आय इतनी है और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय फिर भी उसमें बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है। अब हम आ जाए स्टूडेंट अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सवाल इस तरीके से आते हैं, सबसे सिंपल सा सवाल आता है, किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है और किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो देखो हम अगर अभी का देखें, वर्तमान आंकड़ों को देखें, 2019-20 के आंकड़ों को देखें, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है, मतलब व्यापार हो गया, सेवा हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 41.16%। अब हम आ जाए उससे कम सबसे ज्यादा योगदान सेकेंडरी सेक्टर का है, और उससे कम योगदान टर्शियरी का है, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर का है। तो देखो सवाल ऐसे आता है कि सबसे ज्यादा किसका योगदान और सबसे कम किसका योगदान है? तो सबसे ज्यादा योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का, सबसे ज्यादा योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का, उससे कम है तृतीयक क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान किसका है स्टूडेंट? सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। मतलब उत्तराखंड में नंबर 1 पर आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र, जैसे उद्योग आ जाते हैं। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं टर्शियरी, व्यापार, होटल, सेवा क्षेत्र, और नंबर 3 पर आ जाता है आपका प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र से बहुत ही कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का यहाँ की जीएसडीपी में। अब देखो एक सवाल इस तरीके से भी बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 10.2%, सेकेंडरी का 48.64% और टर्शियरी का 41.1%। अब देखो इसमें हम पिछले वर्ष से आंकड़ा अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान पहले और भी ज्यादा था, 50% से ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन घट रहा है और टर्शियरी क्षेत्र का बढ़ रहा है ना। पहले ये बहुत ही कम था और ये बहुत ही ज्यादा था, ट्रेंड बदल रहा है और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो धीरे धीरे कर करके बढ़ रहा है। 33 से देखो 41 आ गया, लेकिन वर्तमान में अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? द्वितीय क्षेत्र का। नंबर 2 पर आ जाता है तृतीय क्षेत्र और नंबर 1 पर आ जाता है आपका
प्राथमिक क्षेत्र। ये अभी का ट्रेंड चल रहा है, इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। देखो जीडीपी के अनुमान और वृद्धि दर, कृषि का प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। तो खासकर देखो आपको ये याद रखना है, करंट प्राइस पूछा जाता है, करंट प्राइस ही 2019-20 का अगर हम देखें तो कृषि की वृद्धि दर 6.13 रही है ना। पशुपालन की 2.14, वानिकी 2%, मत्स्य पालन का 5%, खनन तथा उत्खनन का 3%। तो देखो सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है किसमें देखी गई है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर इसमें देख लो कृषि में देखी गई है। नंबर 1 पर कृषि में देखी गई है, नंबर 2 पर अगर हम आ जाए तो मत्स्य पालन में देखी गई है। अब देखो इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो मत्स्य क्षेत्र का है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो है वो पशुपालन का है ना, वानिकी का है, फॉरेस्ट्री का है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम किसका देख रहे हैं, कृषि क्षेत्र का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका देख रहे हैं, वानिकी का। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले को ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़े। देखो यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है और सबसे कम योगदान किसका है। तो सबसे ज्यादा योगदान विद्युत गैस जलापूर्ति का है, और उससे कम योगदान अगर हम देखें तो निर्माण क्षेत्र का है। और कुल योगदान द्वितीय क्षेत्र का 5.52, कुल योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 4.1% है ना। वृद्धि दर जो है जीडीपी का अनुमान और वृद्धि दर, तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर 4.1%, उद्योग का वृद्धि दर 5.52%। इसको आपको अलग से मैं लिख दूं, कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है और उद्योग की जो वृद्धि दर है, तो उद्योग की वृद्धि दर आप देख रहे हो 5.52%, मतलब ज्यादा है। कृषि की 4.1% रही है, कृषि की 4.1% रही है। और टर्शियरी सेक्टर की टोटल ग्रोथ रेट अगर हम रखें तो 10.65%, 10.65% तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर देखी गई है। तो देखो सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई है टर्शियरी सेक्टर में, फिर इंडस्ट्री में और फिर एग्रीकल्चर में। और अगर आपसे पूछा जाता है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं, क्योंकि देखो अभी आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया कि द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसमें देखो विनिर्माण, विद्युत निर्माण, इन तीनों में से सबसे ज्यादा योगदान जो है विद्युत गैस जलापूर्ति का रहा है। तृतीय क्षेत्र की हम बात करें स्टूडेंट, तो तृतीय क्षेत्र में देखो परिवहन, भंडारण, संचार सभी आ जाते हैं। इसका टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल अगर हम इन सभी को मिला लें तो 7.38% है। और इसमें रेलवे 5.1%, सड़क परिवहन 8%, व्यापार का बहुत ही ज्यादा है 12%, वित्तीय सेवाओं का 10.6%। ठीक है, तो स्टूडेंट इन सारे आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है, और ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष। तो देखो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, और प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। तो प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज अदायगी को घटा लेते हो तो प्राथमिक घाटा आता है। तो 2018-19 का अगर हम देखें तो राजकोषीय घाटा 3.09% है और प्राथमिक घाटा 1.2% है। ये दो आंकड़े आप याद कर लो। अब इसमें आता है स्टूडेंट की सरकार का अनुमान क्या है, राजकोषीय घाटा घटेगा या बढ़ेगा। तो राजकोषीय घाटे के घटने का अनुमान है 2.63 हो जाएगा, और प्राथमिक घाटे के भी घटने का अनुमान है 0.61%। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। रिसीट क्लासिफिकेशन, सरकार को सबसे ज्यादा पैसा किससे मिल रहा है, तो ये 55.93% करों से मिल रहा है। सरकार की जो आमदनी हो रही है सबसे ज्यादा देखो 55.5%, 55.93% करों से आ रहा है। उसके बाद का हिस्सा जो है रेवेन्यू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर रेवेन्यू रिसीट। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट तो 2020 और 21 का बजट एस्टिमेट भी हमें करों से ज्यादा प्राप्ति दिखा रहा है। एक्सपेंडिचर का पर्पस अगर आप देख लो तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर का पर्पस है
एजुकेशन पर, है ना, पर्पस वाइज अगर देखा जाए किस पर खर्च सरकार ज्यादा करना चाह रही है, तो पर्पस वाइज उद्देश्य अनुसार अगर देखा जाए तो एजुकेशन पे सरकार 30% बजट अपना रख रही है। बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त, कोविड-19 के समय स्टूडेंट भारत सरकार ने भी ECLGS शुरू किया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किसके लिए लाई गई थी? ये उन छोटे व्यवसायियों के लिए लाई गई थी जो कि कोविड के कारण जिनकी दुकानें बंद हो गई, रेहड़ी फड़ी लगाने वाले या ठेला लगाने वाले जो छोटे छोटे वेंडर्स होते थे, तो उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना चलाई गई सरकार की ओर से, और ये उत्तराखंड में भी प्रभावी रही। और इसमें 10,000 रुपए की ऋण की सहायता न्यूनतम ब्याज दर पर दी गई। कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने का उद्देश्य रखा गया था और इसके अंतर्गत KCC ऋण की सुविधा को भी जोड़ा गया। अच्छा, एक चीज और है स्टूडेंट, तनावग्रस्त ऋण के पुनर्वास के लिए, मतलब जिनको कोविड-19 के दौरान जो लोग ऋण वापस नहीं कर पा रहे उनके लिए भी RBI के गाइडलाइंस के अनुसार ऋण सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, और कोविड-19 के तहत बैंकों द्वारा स्वच्छता मापदंड को बनाए रखने के लिए प्रत्येक शाखा में सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क का उपयोग और 2 गज दूरी का पालन करने का नियम लागू किया गया और इसको बहुत ही अच्छे से उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, और कैश क्रेडिट धारक खातेधारी हेतु ब्याज को डेफर किया गया और डिजिटल मोड पर फोकस किया गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को उत्तराखंड में काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं स्टूडेंट? तो 6,05,072। ठीक है, इनमें से वित्तीय वर्ष में 40,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं उत्तराखंड में। भाव संचालन, इसमें हम देख लें कि भाई मुद्रास्फीति के लिए क्या किया गया है। तो मुद्रास्फीति माह मार्च 2020 तक कम होती रही, लेकिन अप्रैल 2020 तथा मई 2020 में कोविड के कारण मुद्रास्फीति की गणना नहीं की जा सकी। ठीक है, जून 2020 में मुद्रास्फीति 6.23% थी और अगस्त में यह घटकर 6.69%, इसको हम कहेंगे घटकर नहीं बढ़कर के 6.69% हो गई और अक्टूबर 2020 तक यह दर बढ़ने के पश्चात 6.93, मतलब मुद्रास्फीति की दर जो है लगातार बढ़ती रही, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया गया और दिसंबर 2020 में यह घटकर 4.59% हो गई। आत्मनिर्भर योजना में प्रवासियों के लिए, प्रवासी स्टूडेंट माइग्रेंट्स के लिए, या इसको हम कहें कि उन माइग्रेंट्स के लिए, इसमें रिवर्स माइग्रेशन एक वर्ड यूज किया गया था। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है? हम अपने घरों से कहीं बाहर व्यवसाय के लिए जाते हैं और वहां पर कोविड-19 के कारण उन लोगों को किसी तरह का व्यवसाय नहीं मिल पा रहा था, तो वो प्रवासी अपने घरों की तरफ लौटने लगे, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहा गया। तो उनके लिए 2 माह प्रति व्यक्ति 5 kg निःशुल्क चावल और 1 kg निःशुल्क दाल का आवंटन किया गया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य में जो भी प्रवासी लौटे, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसके उन लोगों को स्वरोजगार दे जाने की को उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा होप पोर्टल विकसित किया गया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ। लोगों को जहां जहां रोजगार नहीं मिला वो लोग अपने घरों की ओर वापस हुए और घरों की ओर वापस होने पर उत्तराखंड में, खासकर उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा होप पोर्टल विकसित किया गया और जिसका शुभारंभ किया गया 13 मई 2020 को। इसको आपको याद रखना है, होप पोर्टल शुरू किया गया 13 मई 2020 को। किनके लिए शुरू किया गया? जो रिवर्स माइग्रेट होकर के आए थे, जो प्रवासी घरों को लौटे थे, उन्हें स्वरोजगार या रोजगार के लिए होप पोर्टल विकसित किया गया। ठीक है, इसमें अपनी रुचि के अनुसार, जिसको जिसमें रुचि है या जिसकी जो योग्यता है, उसके आधार पर पंजीकरण कराया गया और उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो स्वरोजगार शुरू कर सके। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने जो भी आप लोगों का अपना नोट्स है उसमें जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा भी उत्तराखंड के लिए मैं एक अलग से एक और क्लास आपके एग्जाम के पहले देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।